हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया है सब, मजे में। अभी अपन जो है, जो रिपोर्ट हमारी थी वन रिपोर्ट 2024 वाली, हाँ करता हूँ, उसको अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे आज। जो क्वेश्चन आपके बनेंगे अगर वो आपके यहीं से आपका इसी रिपोर्ट से बनेगा। कुछ बातें कल कर ली थी हमने, कुछ बातें सिंपल ऐड और कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे साथियों कि लास्ट हमने क्या लिखा था, बताना एक बार। राम से पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। अब अपन चल रहे हैं आगे, यहाँ से आपका वानिकी विकास की तरफ चल रहे हैं, जहां कुछ योजनाएं अभी मैं आपको ऐड करा देता हूं ताकि ठीक रहेगा। चलो अब देखो यहाँ पे साथियों, वानिकी विकास के अंदर जो कुछ बातें हमको करनी है, उनमें से कुछ योजनाएं हैं जो आपकी इस रिपोर्ट में देखिए, उन योजनाओं को पढ़ना है। योजनाएं बहुत सारी हो सकती है, इसके बाद भी आई होगी तो आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, पर इसके अकॉर्डिंग जो योजनाएं हैं मैं आपको निकालता हूँ वन विकास की योजना। उनमें जो पहली योजना आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपकी राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जिसका चरण कौन सा चल रहा है, सेकंड। ये ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है क्योंकि पूछ सकता है कि जो आपकी परियोजना है, ये परियोजना आपके किस देश के साथ सहायता से चल रही है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो आपकी जो योजना है वो जापान की एक आपकी साथ एजेंसी है जिसका नाम है जीका। क्या नाम है शॉर्ट में, इसे क्या बोल रहे हैं, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इसके सहायता से चल रही है। इसमें क्या और हो सकता है कि ये जो परियोजना आपकी है वो आपके कितने जिलों में चल रही है। तो आप क्या देखेंगे कि सहयोग तो जापान दे रहा है, इसमें आपके 10 तो क्या है, मरुस्थली जिले हैं। कितने जिले आपके साथियों हैं, 10 आपके जो है साथियों मरुस्थली जिले हैं। और यहाँ पे एक और आपसे देखेगा पूछेगा कि यहाँ पे 10 के बाद में 5 जो है क्या है, गैर मरुस्थलीय जिले हैं। 10 और 5 कितने हो गए, 15। 10 मरुस्थल के 5 कौन से हैं, गैर मरुस्थल के हैं। इसके अलावा मैंने बताया था, कल भी बताया था आपको, 7 क्या है इसमें, 7 आपके वन्यजीव क्षेत्र आपके हैं, जिसमें अभी बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो ये आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछेगा कि सहयोग कौन दे रहा है, जापान। कितने जिले हैं, 10 और 5 15। और कितने अभ्यारण्य के क्षेत्र आ रहे हैं, तो 7। कितने आ रहे हैं, 7 आपके आ रहे हैं। अब 7 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आर्थिक सहयोग क्यों दे रहा है, आप समझो पहले बात। तो आर्थिक सहयोग क्यों दे रहा है, तो आप यहाँ पे जो 7 आपके क्षेत्र हैं, इनमें जो आपके ये वन क्षेत्र आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग निवास करते हैं, ग्रामीण लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। अब वो ग्रामीण लोग क्या करेंगे, अपने को ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करेंगे, जो वन्य जीव है उनका शिकार करेंगे। क्या करेंगे, उनका शिकार करेंगे। वो शिकार न करें, शिकार क्यों करेंगे वो, ताकि जब शिकार करेंगे क्या होगा कि भाई जैसे शेर है, शेर का शिकार कर दिया, तो मान लो कोई कैंसर है तो शिकार कर दिया, उसकी खाल बेच देंगे, उसके दांत बेच देंगे, हाँ या ना। अब वो शिकार इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको पैसा मिले, राइट। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये उनको रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको जो है कुछ सहायता दे दें, ताकि वो इस तरह के जो है घटनाक्रम को अंजाम न दे, जो आपके वन्य जीव है उनको नुकसान न पहुंचाए। तो ये आर्थिक सहायता आपकी जो है वो इसलिए आ रही है, ठीक है, ताकि इन लोगों को आपका जो है सहायता मिल सके। अब इसमें आप देखें तो कौन कौन से इलाके हैं, कुंभलगढ़, कौन सा इलाका हमारा आ रहा है, कुंभलगढ़ आ रहा है। हमारे यहाँ का उदयपुर का क्षेत्र आ रहा है, फुलवारी की नाल आ रहा है, जयसमंद आपका जो क्षेत्र है, सीता माता आपका क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ केला देवी क्षेत्र आपका आ रहा है, और साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, रावली टोटगढ़ आ रहा है, और एक इलाका है बस्सी। ज्यादातर वो इलाका है जो कैसा इलाका है, ट्राइबल बेल्ट है। कौन सा इलाका है, और वहां पे क्या हो रहा है, शिकार करना उनका पुराना काम रहा है, ठीक है। वो शिकार करना जानते हैं, तो वो इस तरह का शिकार न करें और इनको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। इस वजह से इसका जो है आपका निर्माण किया गया, इस योजना को चलाया गया। और इसमें आपको मैंने क्या बताया, उनको क्या देंगे, वो रोजगार के अवसर देंगे। तो यहाँ देखिए आप ये क्यों कर रहे हैं कि साझा वन प्रबंधन जो आपकी प्रक्रिया है उसके तहत क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वन अतिरिक्त क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन समुदाय के आजीविका के अवसर को बढ़ाना। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करना है। तो जो वहां पे आपके लोग हैं उनकी सहायता लेके एक तो क्या कर रहे हो, वनों का विकास कर रहे हो, उसके बदले में क्या दे रहे हो, उन्हें आप जो है रोजगार दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, उनका काम भी चलेगा और हमारा काम भी चलेगा। इस तरह की योजना जो आपकी है वो यहाँ पे आपने लागू की है।
तो एक नोट करो, यहाँ पे डालो हेडिंग में वन विकास की प्रमुख योजनाएं, वन विकास की प्रमुख योजनाएं, वन विकास की प्रमुख योजनाएं। और जब एग्जाम हो उससे पहले देखना करंट अफेयर में कुछ हुआ तो नहीं चेंजेस। पहली जो योजना है साथियों लिखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2, फेज 2, राजस्थान वानिकी, वानिकी ये दिख रहा है, जूम करूं और, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2, चरण संख्या 2 है ना, कंप्लीट लिखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 लिख दिया। यह परियोजना जीका, JICA, ब्रैकेट में कर देना, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है, चलाई जा रही है। तो सीधा प्रश्न आ जाएगा जीका का पूरा नाम क्या है, ये आ गया, लिख दिया आपने। नेक्स्ट लिखें, यह योजना 10 मरुस्थलीय व 5 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाई जा रही है। यह योजना 10 मरुस्थलीय व 5 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाई जा रही है। 10 तो क्या है, मरुस्थलीय जिले हैं, और 5 क्या है, गैर मरुस्थलीय जिले आपके हैं, उनमें चलाई जा रही है। यह योजना 10 मरुस्थलीय व 5 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाई जा रही है। अब यहाँ एक बात समझो, जो मरुस्थलीय जिले आपके हैं वो कौन कौन से, उनका नाम अपन देखेंगे, सीकर, चूरू, झुंझुनू, है ना। यहाँ आपका जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, ये जिले कहाँ आ रहे हैं आपके मरुस्थल में। और आप जानते हैं साहब यही जिले किसमें आते हैं, मरुस्थल में, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपके आएगी नहीं। जो 5 आपके जो गैर मरुस्थलीय जिले आपके आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें भी ज्यादातर कहाँ के आ रहे हैं, दक्षिण राजस्थान के, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भिलवाड़ा, सिरोही और जयपुर। मैंने क्या बताया, अधिकांश कौन सा इलाका है, ट्राइबल वाला इलाका है, जहां पे जनजाति निवास करती है, उनको क्या आता है, शिकार आता है। उन लोगों को जो है ये साथ में लेके डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, उनको शिकार भी आता है और उनको वन का विकास करना भी आता है। इस वजह से क्या किया, उनका सहयोग आपने लिया है। ठीक है, एक और लिखें, इसमें 7 वन्यजीव क्षेत्र भी शामिल है, इसमें 7 वन्यजीव क्षेत्र भी शामिल है, 7 वन्यजीव क्षेत्र भी शामिल है। अब 7 के केवल नाम लिखने अपने को कि कौन कौन से हैं, तो लिखना इसमें कुंभलगढ़, अपन पढ़ेंगे भी ना अभ्यारण्य कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, जयसमंद, सीता माता, जयसमंद, सीता माता, बस्सी चित्तौड़ में आता है ना, बस्सी जो बयान में कहा आता है, चित्तौड़ में, बस्सी के बाद में लिखेंगे आप रावली टोडगढ़, और एक हो जाएगा केला देवी, रावली टोडगढ़ और आपका क्या हो जाएगा, केला देवी, कर देना ब्रैकेट बंद। ठीक है, और इसमें एक लाइन लास्ट एड कर देना। तो मैंने बताया था मूल जो इसका उद्देश्य क्या है कि जो जनजाति जो लोग हैं वहां पे, उनसे सहायता लेके वन का विकास करना और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पूछ सकता है, देखो इसमें साथियों,
इस योजना के तहत इस योजना के तहत वन्यजीव क्षेत्रों में निवास करने वाले जन समुदाय को आजीविका के अवसर प्रदान करना, तथा उनका सहयोग वृक्षारोपण व जैव विविधता संरक्षण के कार्यों में लेना। ठीक है, पैसा दे रहे हो और उनके से क्या कर रहे हो, उनसे आप ये कार्य ले रहे हो कि तुम इसमें हमारी हेल्प करो। एक परियोजना और आपकी है यहाँ पे, वो कौन सी थी साथियों, क्या था बताओ नाम उसका? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। संख्या क्या थी उसकी? 2 थी। कौन सहयोग करा था उसमें आपके? जापान। अब यहाँ पे एक आपकी जो है साथियों, एक परियोजना आपकी जो है वो यहाँ पे ये है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। क्या है ये? विकास परियोजना जो है, इसमें जिले कितने? 13। उसमें कितने थे? 10 और 5 15 थे। यहाँ कितने आपके? 13 हैं। ठीक है, उद्देश्य इनका भी सेम है। देखो साथियों, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, दोनों में केवल थोड़ा ही अंतर आ रहा है। ठीक है ना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। ठीक है, कर देना इसमें। फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में, फ्रांस के सहयोग से कितने जिलों में चल रहा है? 13 जिलों में चल रहा है। फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में, फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में चल रहा है। ठीक है, फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में। हाँ, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों सहायता करते हैं? आप एक बात समझो कि वो सब क्या है? डेवलप देश है, डेवलप कंट्रीज है। ठीक है, और वो जो फंड है, ठीक है, वो चैरिटी कर रहे हैं। तरह हमें क्या कर रहे हैं? वो आपका सहयोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भाई रतन टाटा ने जो है इतना पैसा डोनेट कर दिया। क्यों कर रहा है डोनेट? वो भाई वो दान कर रहा है ना। आपके पास में अगर 100 रुपए पड़े हैं जेब में, कोई मांगने वाला आ गया तो क्या करते हो? 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये जो भी आपकी क्षमता है वो दे देते हो। अरे आगे ना नहीं देते हो, मना कर रहा है। चलो छोड़ो, अभी नहीं दे रहे हो, कब जब कमाओगे तब दोगे। भाई कोई आप चाय पी रहे हो, कोई आ गया चाय पिला दो या कुछ भी कर दो, आप हेल्प करते हो नहीं करते हो? अभी नहीं करते हो तो बाद में करोगे ना। तो जब आप डेवलप हो जाओगे तो आप अपने से जो है कमजोर की सहायता करोगे, है ना? आया ना? तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि जो कंट्री डेवलप है वो आप जो है उनकी सहायता कर रहे हो। एक और बात ध्यान रखना कि आपके जब संबंध मजबूत होते हैं आपके देशों से, तो भी वो सहायता आपकी करते हैं। ठीक है, तो हमारा व्यापारिक संबंध भी है जापान से, इनसे, सबसे फ्रांस से, इनसे। इस वजह से भी क्या कर रहे हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं। तो मूल तो समझ लो छोटी मोटी बात कि वो आपकी सहयोग इसलिए कर रहे हैं कि आप गरीब देश के अंदर आ रहे हो। हालांकि अब गरीब नहीं हो, लेकिन पहले गरीब थे। आजादी के समय हमारी स्थिति थी, ये स्थिति थी कि हमें खाने के लिए अनाज जो है बाहर से मंगाना पड़ता था। और कहां से मंगा रहे थे आप मंगा रहे थे अमेरिका से, और वो अमेरिका सड़ा हुआ गेहूं बेचता था आपको, आप उसको खाते थे। समझ में आ रही बात? और वो अमेरिका उस गेहूं के अंदर खरपतवार के बीज बेचता था। गाजर घास उसी की देन है।
जिसे हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन घास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, उसी की देन। तो कई बार क्या होता है, जो बड़े देश आपके हैं वो सहयोग करते हैं। ऐसा एक बात समझो, अपने यहाँ भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी आपके जो है कुछ स्थानों को क्या करती है, विरासत जो होती है उनको गोद देती है। देती गोद क्यों रहती है, उनको टैक्स पे छूट मिलती है उस चीज से। तो आप किसी विरासत को आपने गोद ले लिया तो क्या मिलेगा, उससे क्या होगा, टैक्स में छूट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह का प्रावधान है। जैसे हिंदुस्तान जिंक या उदयपुर में काम करता है, बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है। ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट को बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो उसको उसका फायदा कहाँ मिलता है, टैक्स में मिलता है। और इन कंपनियों का टैक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स होगा, और मान लो उसको छूट मिल जाएगी, कितनी बड़ी बात है। अगर आपको 1000 रुपए का कहीं छूट मिल रही है, खर्चा कितना करना है, 100 रुपए का, तो बेनिफिट है, नुकसान है। तो आप 100 रुपए जो है खर्चा करोगे ना, आप 100 के सामने करोगे 150 का खर्चा कर दोगे। लो हमारे कितने बच रहे हैं, 850 बच रहे हैं। तो कई बार ये होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन। अब यहां से अपन और आगे चलते हैं, कुछ और योजनाएं जो आपकी है, 2 योजनाएं तो मैंने आपको बता दी चल रही है। एक आपका जो है, एक आपको सहयोग दे रहा है नाबार्ड। कौन दे रहा है, नाबार्ड जानते हो, नाबार्ड क्या है, बैंक है। नाबार्ड क्या है इसका पूरा नाम, नेशनल नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कहाँ है मुख्यालय, मुंबई। कहाँ है मुख्यालय, मुंबई में। तो नाबार्ड जो है वो रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगा। किसके लिए काम करेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आपका काम करेगा। और जो नाबार्ड है वह भी आपको जो है कुछ पैसा दे रहा है, और इससे हमारे 17 जिलों के अंदर जो है आपका वृक्षारोपण का काम हो रहा है। तो लिखो उसको साथियों, नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना। नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना। आपको केवल जिले याद रखने कितने किसमें आपके हैं, बाकी नाम नहीं पूछेगा आपसे, चिंता मत करना। नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना। और जिनको नाबार्ड का नाम याद नहीं था, नाबार्ड का नाम याद करके आना। मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 के अंदर हुई, मुंबई में ध्यान रखना। ठीक है ना, तो लिखो नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना 17 जिलों में। कहां पे चल रही है आपकी साथियों, 17 जिलों में। तो 13 वहां के उधर थे फ्रांस वाले, और 17 यहाँ वाले। ये सब मैदानी जिले हैं, यानी अरावली के पूर्व की ओर जिले हैं। ठीक है, नाबार्ड को जानते हो ना, नाबार्ड क्या काम करता है, ग्रामीण विकास का कार्य करता है वो मूलतः, और एक बैंक है ये। चले इससे बना आगे। तो नाबार्ड वाले ने बात कर ली यहाँ पे, इनके चरण आपसे नहीं पूछेगा इतना। कुछ योजनाएं उस समय तक अगर मान लो और आ जाती है तो आपको वो भी देखना है। एक आपका जो है, देखो योजनाएं बहुत सारी, मैं सारी लिखवा रहा हूँ, जो आपके मुख्य जो आ सकती है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक नाम आपका आ रहा है नर्मदा नहर। कौन सा आ रहा है, और ये नहर राजस्थान के अंदर आपकी आती है, जालोर और आपके बाड़मेर में आती है। ठीक है, इसलिए हो सकता है इसके बारे में कुछ बात आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो नहर आपकी मुख्य नहर है, इसमें क्या होगा कि जो नहर है उसके आसपास क्या करोगे आप, पेड़ लगाओगे। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो आपकी मुख्य नहर है वो कहाँ से आ रही है, आपका सांचोट क्षेत्र जो है वहां का जो गांव है सिलू, वहां से आपकी ये प्रवेश कर रही है। और इसके आसपास आप क्या करोगे, इसके आसपास आप जो है वृक्षारोपण का कार्य करोगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। लिख दो जोड़ना, नर्मदा नहर, नर्मदा नहर पर वृक्षारोपण, पर वृक्षारोपण, पर वृक्षारोपण परियोजना, वृक्षारोपण परियोजना। और ऐसी कैसी योजना आपने कहा अप्लाई की है, इंदिरा गांधी पे। कहां अप्लाई की है, इंदिरा गांधी अप्लाई की है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं यहां से, तो उसमें कोई अप्लाई नहीं है विशेष। मैं फिर कह रहा हूं कि उस समय कोई अगर आपकी आती है तो आप उनको देख लेना कि कौन कौन सी आपकी योजना है उस पर आ रही है। क्या हो गया, एक बात सुन लो, ये पीडीएफ की बात कर रहे हो, ये तो मिल जाएगी आपको। और आप मेरी बात सुनो, आप नई वाली की बात कर रहे हो, तो आपका एग्जाम जब हो रहा हो
उससे पहले देख लेना मैंने क्या बताया, राजस्थान वन विभाग, राजस्थान वन विभाग की साइट पे आपका ये डेटा अवेलेबल है। अगर 2025 में हो रहा है, मार्च के बाद होगा, तो आपको वहां पे उस समय नया डेटा उठाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, कि जो भी आप अपडेशन पढ़ोगे वो सब गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन, कुछ और आपके जो है काम आपके हो रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है वनों के बारे में दिखा दूं, फिर अपन चलते हैं वन्य जीव में। कहाँ चलेंगे अपन? वन्य जीव में चलेंगे। वनों के अंदर हमने कुछ बातें करी है, अब हम पढ़ेंगे आगे इसी में। डालें आप हेडिंग में वनों के प्रकार, वनों के प्रकार। देखो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो तो रिपोर्ट से बात कर रहे थे, अभी क्या बात कर रहे हैं? हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो हमको याद भी रखना है। देखो वनों के प्रकार में एक तो आप वन पढ़ के आए थे, कौन से पढ़ के आए थे? वैधानिक आधार पे वन। क्या पढ़ के आए थे? वैधानिक आधार पर वन पढ़ के आए थे, याद आ रहा है? वैधानिक आधार पर आपने जो वन पढ़े थे, एक बार मुझे बोल दो फटाफट से। वैधानिक आधार पे वन कितने थे? 3 प्रकार के, आरक्षित, रक्षित और आरक्षित, रक्षित और आरक्षित मतलब क्या हो गया? रिजर्व। क्या हो गया? रिजर्व। कितने थे ये? कितने थे? 36.9, लगभग 37 थे। ठीक है, और उसके बाद क्या था? संरक्षित या रक्षित, प्रोटेक्टेड, कितने थे? हाँ, और जो आपके थे अवर्गीकृत, 6.5 के आसपास। कितने थे? अब ये बात समझो, आपसे जब पूछेगा कि सर्वाधिक कौन से, तो हम क्या बोलेंगे? संरक्षित या रक्षित। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज्यादा है, फिर कौन से हमारे पास है? आरक्षित, और फिर कौन से हमारे पास है? अवर्गीकृत। आरक्षित ज्यादा कहाँ है? उदयपुर। ये कहाँ ज्यादा है? और ये कहाँ ज्यादा है? आपके बीकानेर क्षेत्र में। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। वनों के प्रकार में एक और प्रकार आपका आएगा, क्या आएगा? वो आएगा आपका स्वामित्व के आधार पे वन। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पर वन। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, स्वामित्व के आधार पर वन। अब स्वामित्व मतलब क्या हुआ? अधिकार। अधिकार की जब आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो अधिकार है उसका गवर्नमेंट का है। किसका अधिकार है? क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रशासनिक वन। क्या हो जाएंगे? फिर किसी गांव का है या किसी समाज विशेष का है तो उसे हम कहेंगे सामुदायिक वन। क्या बोलेंगे? सामुदायिक वन। और अगर किसी व्यक्ति विशेष का है तो वह कहलाएगा व्यक्तिगत वन। क्या कहलाएगा? अब व्यक्तिगत वन कैसे हो सकते हैं, समझो बात तो समझना। व्यक्तिगत वन कैसे हो सकते हैं? भाई आपका कोई खेत है, उस खेत में आपने अमरूद लगाए, बागान लगाया अमरूद का, आम के बागान लगाए, हाँ या ना? और कोई व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं है वो आ रहा है और वो फल तोड़ रहा है, तो क्या आप उसे तोड़ने दोगे? क्या करोगे? उसे तोड़ोगे? अरे हाँ के ना, रोकोगे ना उसको कि कैसे तोड़ रहा तू है? आप ये बात समझो कि आप उसको क्यों रोक रहे हो? क्योंकि वो पेड़ और वो जो जमीन है वो आपकी है, हाँ या ना? यानी मालिकाना किसका है? हमारा है। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत वन। क्या हो जाएगा वो? इसी तरह से किसी गांव के द्वारा कोई आपका पार्क है, वहां पे कोई वन विकास किया गया है तो इसमें आएगा वो सामुदायिक में। या फिर हो सकता है समाज की जो जमीन है उस पर काम किया तो इसमें आएगा सामुदायिक वन में। इस तरह से कोई वन्य जीव अभ्यारण्य आपका है, कोई संरक्षित रिजर्व आपका इलाका है, वो किसमें आएगा? आपका प्रशासनिक वन के अंदर आएगा। सर्वाधिक जो आपके वन मिलते हैं, लगभग 95% के आसपास उसमें मिलते हैं आपको प्रशासनिक वन में मिलते हैं। फिर 3% मिलते हैं सामुदायिक में और 2% मिलता है आपको इसमें व्यक्तिगत में। तो आपसे पूछेगा स्वामित्व के आधार पर कौन सा है कौन सा नहीं है, तो लिखो साथियों इसमें अगला बिंदु। देखो स्वामित्व के आधार पर वन, स्वामित्व के आधार पर वन, स्वामित्व के आधार पर वन, स्वामित्व के आधार पर वन। और तीनों उतार लो, प्रशासनिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत। प्रशासनिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत क्या है साथियों? ये स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर आप वनों को बांट रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर वन में 3 प्रकार के वन आपके पास हैं, प्रशासनिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत।
चले इससे बन आगे। अब जो हम चलेंगे आगे वो हम बात करेंगे जो आपका वनस्पति है उसके आधार पर वन कौन से हैं। तो अब यहां हम बात करते हैं कि वनस्पति के आधार पर वन कौन कौन से हैं। जब हम बात करेंगे यहाँ पे वनस्पति की, तो वनस्पति में भिन्नता राजस्थान में मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट में भी भिन्नता है और जो उच्चावाच हमारा है स्थलाकृतियां हैं उनमें भी भिन्नता है। अब आप यहाँ देखिए, मैं एक सीक्वेंस आपका जमा रहा हूं पहले, उसके बाद हम इसमें लिखना स्टार्ट भी करेंगे बाद में। आपको एक पूछा जाए कि क्या राजस्थान के अंदर सदाबहार वन मिलते हैं, हाँ या ना? सबसे पहली बात तो सदाबहार वन क्या होते हैं? जो सदा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन है ना। अब वो कहाँ मिल रहे हैं आपको? माउंट आबू। कहाँ मिल रहे हैं? माउंट आबू में। सदाबहार वन वैसे मिलते कहाँ? राजस्थान में मिल रहे हैं, माउंट आबू ठीक है। वैसे आप ये बताओ मुझे, सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे ज्यादा? ट्रॉपिकल रीजन में, हाँ या ना? ऐसा इलाका जहां पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां पे सदाबहार वन मिलते हैं। और आप खुद कह रहे हो सर वो कहाँ मिलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन में। भारत की अगर मैं बात आपसे करूं तो भारत के संदर्भ में अगर आप बात करोगे तो भारत के अंदर आपका जो कर्क रेखा के नीचे का भाग है वहां पे ट्रॉपिकल रीजन आपका है। और इसमें ये जो पश्चिमी घाट का इलाका है, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है यहाँ पे, और एक आपका इलाका यहाँ अंडमान निकोबार है। कौन सा इलाका है? अंडमान निकोबार। इनमें आपका जो है सदाबहार वन मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? वो इलाके हैं जहां पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है। अब मुझे बताओ, माउंट आबू में वर्षा हो रही है 200 सेंटीमीटर? नहीं हो रही है। और माउंट आबू कहाँ आ रहा है? माउंट आबू जो है वो इस कर्क रेखा से कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है, यहां आ रहा है ना? कहाँ आ रहा है? इस कर्क रेखा से ऊपर आ रहा है। जब इस कर्क रेखा से ऊपर आ रहा है तो इस कर्क रेखा से ऊपर का जो आपका जोन है क्लाइमेट का, वो कौन सा है? वो उपोष्ण है। कौन सा है? हमारे यहाँ पे जब हम देखें अगर तो जो आपका एक क्षेत्र है ये उपोष्ण है, और इस वजह से जो यहाँ पे आपको वन मिल रहे हैं, हम उसे क्या बोल रहे हैं? हम उसे कह रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या बोल रहे हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हम बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे जो वर्षा है हम पढ़कर आए थे 150 सेंटीमीटर। कितनी है? और ये जो वन आपके हैं ये केवल उस माउंट आबू के अंदर ही मिल रहे हैं और कहीं नहीं मिल रहे हैं। जो 52 किलोमीटर का रेडियस है उसके अंदर ही आपको ये मिलते हैं। इस वजह से अगर हम पूरे वन क्षेत्र में इसकी बात करें तो केवल 0.39% इलाका ही ये कवर करते हैं। कितना करते हैं? 0.39% आपका इलाका ही ये कवर करते हैं। सबसे कम अगर वन कोई पूछेगा तो हमारे पास कौन से? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में पश्चिमी राजस्थान में भरमार किसकी है? मरुस्थल की। किसकी है? तो हमारे पास मरुस्थलीय ओब्लिक कांटेदार वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमारे पास? मरुस्थलीय ओब्लिक कांटेदार आपके वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मरुस्थलीय ओब्लिक क्या मिलते हैं दोस्तों? कांटेदार वन मिलते हैं। और जो आपके ये वन है ये कितने भाग पर फैले हुए हैं? तो लगभग आपका जो है इनका विस्तार है वो 6.26% है। अब इसको समझो बात को यहाँ पे कि मरुस्थलीय जो वन आपके हैं एक तो क्या होंगे? वो बिखरे हुए होंगे। क्या होंगे? वो बिखरे होंगे। ठीक है, सघन नहीं हो सकते। दूर 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 पेड़ पौधे होंगे। कोई ऐसा स्थान होगा जहां कुछ पेड़ पौधे आपको दिख जाए और बाकी क्या दिखेगा? पूरा का पूरा मरुस्थल दिखेगा आपको। तो यहाँ पे इनकी जो सघनता है वो भी कम होती है और इनका जो एरिया वो भी क्या होगा? कम होगा। फिर हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास में एक वन और आते हैं नंबर 3 पर, शुष्क सागवान वन। क्या आते हैं? शुष्क सागवान वन। अब ये जो शुष्क सागवान वन है ये आपको कहां मिल रहे हैं? ये वन आपको मिल रहे हैं आपके दक्षिण राजस्थान के अंदर। जो दक्षिण राजस्थान हमारा है वहां, और प्लस जो दक्षिण पूर्वी इलाका है वहां पे, जहां भी आप बैठे उदयपुर, यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर आपका बारा, झालावाड़, कोटा का इलाका यहाँ पे। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है शुष्क आ रहा है। क्या आ रहा है? अब दिमाग ये लगाओ कि सर इस इलाके में तो सबसे ज्यादा बारिश होती है तो हम यहाँ पे शुष्क लिख रहे हैं। अब अगर बात आप करोगे इसका कंपेरिजन हम किससे करेंगे? भारत से। किससे करेंगे? तो जो भी आप पढ़कर आए थे कि भारत में इस पट्टी में सदाबहार वन मिल रहे हैं, तो इस पट्टी में सदाबहार मिल रहे हैं। इस पट्टी के बिल्कुल पास की जो पट्टी है उस पट्टी में आपको वन मिलते हैं कौन से? सागवान के। कौन से मिलते हैं? एक मूवी आई थी नाम से, वो
ऐसा कुछ था ना एक्शन? हाँ, अरे बहुत होशियार आप लोग, बहुत होशियार। अरे हाँ, झुकेगा झुकेगा, सब झुकना ही पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम में झुकना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना? झुक के पढ़ो तो ठीक रहेगा। अब एक बात समझो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक बात समझो कि वहां पे उस क्या बोलता है, वो एक बात बोलता है ना कि अच्छे क्वालिटी के चंदन के लिए कहाँ जाना पड़ता है। अब, है ना, आपने सुन तो लिया लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया। मैं बताता हूँ अप्लाई कैसे हुआ। अच्छी क्वालिटी का चंदन कहाँ मिल रहा है, वो क्या कह रहा है, गहराई में। कहाँ मिल रहा है? इसका सीधा मतलब ये है कि जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हो, इस पश्चिमी घाट का एक भाग जो है वो तो तट पे आ गया, और एक भाग ये पीछे वाला है। इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो यहाँ तो कौन से वन है, सदाबहार, और यहाँ कौन से वन है, आपके आपके आर्द्र वन है, जिसे हम कह रहे हैं सागवान। और उसी में कौन मिल रहा है आपको, उसी के अंदर आपको मिल रहा है चंदन, ठीक है, सागवान मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलाका नीचे है, उस इलाके के अंदर क्या होंगे, ज्यादा आपके चंदन के पेड़ मिलेंगे। जो पहाड़ों में नहीं होंगे, कहाँ होंगे, नीचे घाटी में होंगे। कहाँ होंगे वो, घाटी में होंगे। तो ये आपका जो है, अगर आप देखोगे कि इस क्षेत्र की जब तुलना करते हो, यहाँ वर्षा 200 है, कितनी वर्षा है यहाँ पे, और यहाँ वर्षा 100 से 200 है, कितनी है यहाँ पे, 100 से 200 है। जहां पे क्या मिल रहा है आपको, जहां मिल रहा है सागवान के वन, जहां आपको उसमें चंदन मिल रहा है। अब आप कंपेयर करो राजस्थान के अंदर, तो हम ये कह रहे हैं कि दक्षिण राजस्थान और दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर आपको मिल रहा है सागवान के वन, और यहाँ वर्षा कितनी होती है, 80 से 100। कितनी होती है, 80 से 100। आप कंपेरिजन करो इसका, यहाँ कितनी हो रही, 100 से 200, यानी इसकी तुलना में आधी हुई। कितनी हुई इसकी तुलना में, आधी हुई ना। तो क्या बोला अपन ने इसको कि ये इसकी तुलना में ये जो इलाका जहां राजस्थान का है वो कैसा है, शुष्क है। इसलिए मैं क्या बोला इसको, शुष्क सागवान। हमारे यहाँ चंदन मिलता है, हमारे यहाँ भी क्या मिलता है, चंदन मिलता है, लेकिन उस चंदन की क्वालिटी बहुत आपकी जो है निम्न है, क्योंकि चंदन का पेड़ मोटा नहीं है। जबकि वहां जो चंदन के पेड़ है वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े मोटे चंदन के पेड़ होते हैं, हाँ या ना। हमारे यहाँ कैसे पतले पतले चंदन के पेड़ है, ठीक है। अपने यहाँ चंदन मिलता है कि मिलता है, नहीं मिलता। चलो वेरी गुड, नहीं मिलता वाले कौन कौन, अपने यहाँ पे कुंभलगढ़, कौन सा उद्यान, कुंभलगढ़ जो उद्यान है वो चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, और चंदन के वृक्षों की जो है कृषि भी अपन ने स्टार्ट की थी गुलाब बाग में। कहाँ स्टार्ट हुई, गुलाब बाग के अंदर। और जो यहाँ गुलाब बाग में स्टार्ट की थी, यहाँ पे क्या होता है कि हर थोड़े दिन में रात्रि में जो है कोई आता है, पेड़ काटता है, जाता है, ठीक है। हाँ, कहाँ पे थे आपके, ये क्यों होता है, क्योंकि उनको पता है सब चंदन का पेड़ है और बिकेगा, उसको काट के ले जाते हैं। कुछ कहना चाह रहे हो, नहीं कहना चाह रहे हो, आ जाओ वापस। तो जो शुष्क सागवान आपका है वो कहाँ मिल रहा है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान मिल रहा है, और इसका जो आपका परसेंटेज है वो केवल 6.86% है। कितना है, 6.86% आपका है। अब हम चलते हैं इससे पर आगे, यहाँ पे और हम बात ऐड करते हैं कि जो आपका और आ रहा है वो आ रहा है आपका एक पतझड़ वन। क्या आ रहा है, आप जानते हैं क्या होता है, पत्ते गिरा देता है। क्या करता है ये, अपने पत्ते गिरा देता है। इसका जो एरिया है वो कितना है, वो है 28.38 के आसपास। कितना है, 28.38 जो एरिया है वो कौन रखता है आपका, वो रखता है आपका पतझड़ वन। और फिर सबसे ज्यादा कोई वन मिलता है हमारे यहाँ, तो मिलता है धोंक वन। कौन सा मिलता है हमारे यहाँ, धोंक वन मिलता है, जो मूलतः दक्षिणी जो अरावली है उसकी पट्टी में मिलता है। और सर्वाधिक जो आपके, अगर आप देखोगे सघन जो आपके जंगल है वही, ठीक है। और ये टोटल जो इलाका रखता है वो लगभग 58.11% के आसपास रखता है। कितना रखता है, 58.11। सर्वाधिक वन कौन से हैं, दो। कम कौन से हमारे पास है, सदाबहार। अब आपसे क्या पूछेगा, अरेंज करो सीक्वेंस पे, तो अपन ने क्या किया, इसको अरेंज ही कर दिया, कम से ज्यादा की ओर। क्या पूछ सकता है, कम से ज्यादा की ओर पूछ सकता है, तो अपन उसके लिए तैयार है। और कैसे, कौन सा वन कहाँ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उसकी मैंने बात यहाँ पे की है। जो लगा है यहाँ शब्द उपोष्ण, वो क्यों लगा है, या शुष्क लगा तो क्यों लगा, उसकी हम सारी बात यहाँ पे कर चुके हैं। लिखो साथियों, वनस्पति के आधार पर वन, वनस्पति के आधार पर वन, वनस्पति के आधार पर वन, आधार पर वन।
और इसमें 5वां बार आप उतार लें। भोग जो है वृक्ष, उसकी मात्रा ज्यादा मिलती है। ये लिखूंगा, अभी लिखवाना बाकी इसको अपने सबके अंदर कुछ बातें पर लिखेंगे। जो धोकड़ा अपने आप वृक्ष है, उसकी यहाँ पे मात्रा आपको ज्यादा मिलती है इस वन क्षेत्र में। हो गया? कंप्लीट है आप लोगों का? उतारने के बाद चलते पर आगे। चलो कंप्लीट है यहाँ तक का। अब हम एक एक करके इनमें कुछ बातें लिख लेते हैं। नंबर 1 लिखो साथियों, नंबर 1 लिखो। पहला, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, सदाबहार वन। और लिखें, ये वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में मिलते हैं। ये वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में मिलते हैं, माउंट आबू क्षेत्र में मिलते हैं। कहां मिलते हैं ये? माउंट आबू क्षेत्र में मिलते हैं। आप किसी को गए माउंट आबू? कितने लोग गए एक बार ऐसे? वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। कौन से पेड़ आपको दिखे अलग? सब पेड़ सेम ही थे जो अपने यहाँ मिलते हैं दक्षिण राजस्थान में, हाँ या ना? अलग कुछ था क्या? नहीं था। लेकिन वहां जो वृक्ष मिल रहे हैं वो वही वृक्ष मिल रहे हैं जिनके पत्ते आपके सदा हरे भरे रहते हैं, जैसे जामुन है, आम है, ऐसे। और एक स्पेशल आपका मिलता है काला गुलाब। क्या मिलता है? काला गुलाब मिलता है। बाकी सारे आपके वही पेड़ हैं जो हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे उनकी संख्या ज्यादा है जो आपके कैसे क्या है, जो साल भर आपके रहते हैं हरे भरे। देखो इसके अंदर साथ में जोड़ो, देखो इसके अंदर, ये वन, ये वन केवल, ये वन केवल माउंट आबू के, माउंट आबू के 52 किलोमीटर, 52 कितना, 52 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में मिलते हैं। रेडियस, परिधि क्षेत्र में मिलते हैं। तो उसके चारों तरफ जो इलाका है उसी में मिलते हैं, केवल परिधि क्षेत्र में मिलते हैं। क्लियर सभी का? नंबर देखो 2, मरुस्थलीय ओब्लिक कांटेदार वन। और आप पढ़ के आए थे कि जो मरुस्थलीय वन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। क्या करते हैं ये? पत्तियां छोटी, जड़ें लंबी और कांटे होते हैं, ये हमको पता है। देखिए, मरुस्थलीय ओब्लिक कांटेदार वन। और इसमें लिखिए एक लाइन, ये वन पश्चिमी राजस्थान, ये वन पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। ये छितरे हुए होते हैं, छितरे मतलब दूर दूर, ये छितरे हुए होते हैं, ये छितरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? छितरे हुए होते हैं।
ये छितरे हुए होते हैं। कंप्लीट यहां तक। नेक्स्ट लिखो, शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन लिखो, शुष्क सागवान वन। और लिखो इसके साथियों, ये वन दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ये वन दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। कहां मिल रहे हैं ये? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। इसमें सागवान चंदन, इसमें सागवान चंदन, बांस, महुआ, आदि वृक्ष मिलते हैं। सागवान, चंदन, बांस, महुआ आदि वृक्ष मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? पतझड़ वन। क्या करते हैं पतझड़ वन? पत्तियां गिरा देते हैं, है ना, पता है। देखो, ये वन पूर्वी राजस्थान व अरावली क्षेत्र में मिलते हैं। पूर्वी राजस्थान व अरावली क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है। लास्ट कौन सा हमारा है? धोक वन। कौन सा है? धोक वन। और देखिए, धोक वन में, इन वनों में धोक वृक्ष की अधिकता है। धोक वृक्ष की अधिकता है। ये वन दक्षिणी अरावली के ढालों पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं ये? जो हमारा दक्षिणी अरावली क्षेत्र है, उसके जो ढाल हैं, जिले हमारे इसमें आ रहे हैं, उनमें आपके देखने को मिलते हैं। कौन से वन? धोक वन। अब हम चलते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट लिखे अन्य वन। ये तो आपसे पूछेगा कम ज्यादा कौन सा, वो बता देना। अब हम चलते हैं कहां पे? आपके अन्य वन पे। अन्य वन जो है वो हम बांटेंगे कुछ प्रमुख वृक्षों के आधार पर। सबसे बांटा धोक वन, सबसे वो मिल रहा है, सबसे ज्यादा सघनता इसकी है। और आप दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा वन आपके मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं? दक्षिण क्षेत्र में मिल रहे हैं, उदयपुर क्षेत्र में। अब यहां हम बात करें तो एक वन आपका जो है वो है पलाश वन। कौन सा वन है? पलाश। जानते हो पलाश क्या बोलते हैं? पलाश को हम कहते हैं ढाक। ढाक के क्या होते हैं? 3 पात। क्या होते हैं? 3 पात। और इससे हम यहाँ स्थानीय नाम देते हैं क्या? खाकरा। क्या कहते हैं? खाकरा भी कहते हैं। पलाश कह दो, ढाक कह दो और खाकरा कह दो, एक ही बात है। ठीक है सर। सागवान कुछ सेमी एरिड मिलेगा, सागवान सेमी एरिड में नहीं मिलेगा। सागवान आपका जो है वो दक्षिण राजस्थान में मिलेगा, जो साथी पूछ रहे हैं। पलाश कह दो, ढाक कह दो, और आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं आपका खाकरा कह सकते हैं। और खाकरे क्या बनता है? दोने, पत्तल दोने बनते थे। अभी तो प्लास्टिक के आ गए, भाई क्या बनते थे? इससे पत्तल दोने आपके बनते थे। ये जो वन आपके हैं वो ज्यादा कहां मिलते हैं? राजसमंद में। कहां मिलते हैं? राजसमंद के अंदर मिलते हैं। इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प का रंग कैसा होता है? इसके पुष्प का रंग होता है पीला व केसरिया होता है। पीला व केसरिया होता है। जब ये खिलते हैं तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे आग लगी हो। इस वजह से आपके पलाश वनों को हम कहते हैं जंगल की ज्वाला। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसको जानते हैं?
पलाश वन को। क्या हो गया ऐसा है साथियों? अचानक ही जोश आ गया आपको है? चलो, जंगल की ज्वाला और फ्लेम ऑफ आपका फॉरेस्ट है। रंग कैसा है? पुष्प का पीला व केसरिया है। और एक कहां जवाब मिल रहे हैं? राजसमंद में। क्या नाम है इसका? कुछ नाम है वैज्ञानिक? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से हम इसको जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो हमारे पास में कौन सा है? पलाश वन हमारे पास है। एक हमारे पास और भी वन है जिसे हम कहते हैं सालर वन। क्या बोलते हैं? सालर वन। जैसे वहां पे आपका पलाश वन में पलाश की जो है वृक्ष ज्यादा थे, उस तरह से यहाँ सालर वन में साल वृक्ष की अधिकता है। किसकी अधिकता है? साल वृक्ष की अधिकता है। और ये जो वृक्ष आपका है ये अरावली क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे उदयपुर आपका है, यहाँ आपको मिल जाएगा। आपको ये राजसमंद क्षेत्र में मिल जाएगा। आपको यह मिल जाएगा अजमेर क्षेत्र में। आपको यह मिल जाएगा आपके जो अलवर क्षेत्र है वहां पे। आदि जो आपके अरावली के जिले हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। सालर जो वन होता है, साल वृक्ष होता है, इसकी जो लकड़ी होती है, साल वृक्ष की जो लकड़ी होती है, इसका हम उपयोग करते हैं कि लकड़ी कैसे होती है? हल्की होती है। कैसे होती है साथियों? हल्की लकड़ी होती है। इस वजह से हम इसका उपयोग किसमें करते हैं? जो होता है माचिस होती है ना, माचिस बनाने में करते हैं, दिया सलाई बनाने में करते हैं। और जो है लकड़ी के बक्से जो होते हैं, बॉक्स जो होते हैं, फल की टोकरियां होती है, उनको बनाने में करते हैं। लकड़ी के बॉक्स बनाने में करते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में एक और हमारे पास में एक अधिकता और मिलती है, चंदन। मैंने बताया था चंदन, लेकिन हमारे पास चंदन की जो क्वालिटी है वो कम है। आपसे अगर पूछेंगे चंदन के वन कहाँ मिलते हैं, मैंने बताया आपको, तो चंदन के वन है वो कहाँ मिलते हैं? कुंभलगढ़। कहाँ मिलते हैं? कुंभलगढ़ जो क्षेत्र आपका है, राजसमंद का इलाका, वहां पे आपको ये वन आपको देखने को मिलेंगे। और जो चंदन है, इस चंदन के जो छोटे वृक्ष होते हैं, जो बाल वृक्ष होते हैं, चंदन के छोटे वृक्ष होते हैं, इसे हम कहते हैं लट्ठा। क्या कहते हैं? तो सीधा पूछेगा लट्ठा क्या? राजस्थान में आप कहेंगे चंदन के छोटे वृक्षों को हम लट्ठा कहते हैं। कोई आपत्ति किसी की? तो चलते पर इससे आगे यहाँ पे हम उसमें कुछ बातें और करते हैं। देखो अन्य वृक्ष लिखो। आपका पहला पलाश वन, पलाश वन, पलाश वन। और लिखिए पलाश को क्या बोलते हैं अपन? पलाश ढाक ओब्लिक खाकरा। देखा तो है ना खाकरा आपने सबने? पलाश ओब्लिक ढाक ओब्लिक खाकरा, खाकरा। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से हम जानते हैं। किसको जानते हो? पलाश के वन को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये राजसमंद क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। ये राजसमंद क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। राजसमंद क्षेत्र में अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। इसके पुष्प का रंग, इसके पुष्प का रंग, इसके पुष्प का रंग पीला व केसरिया होता है। इसके पुष्प का रंग पीला व केसरिया होता है, पीला व केसरिया होता है। नेक्स्ट, जब ये पुष्प खिलते हैं, जब ये पुष्प खिलते हैं, जब ये पुष्प खिलते हैं तो दूर से देखने पर, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आग लगी हो। आग, फायर, आग लगी हो। इसलिए इसे जंगल की ज्वाला ओब्लिक फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसलिए इसे जंगल की ज्वाला ओब्लिक फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। जंगल की ज्वाला ओब्लिक फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं।
फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। किसको कह रहे हैं अपन? पलाश जो वन है उसको। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है तो पूछ सकता है आपसे। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। अगला लिखो नेक्स्ट, सालर वन। सालर, सालर वन, सालर वन लिखें। इसमें साल वृक्ष की अधिकता होती है। इसमें साल वृक्ष की अधिकता होती है। इसमें साल वृक्ष की अधिकता होती है। साल वृक्ष की अधिकता होती है, होती है। यह वन, यह वन उदयपुर चित्तौड़, उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद, उदयपुर चित्तौड़, चित्तौड़ राजसमंद अजमेर अलवर, उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद अजमेर अलवर क्षेत्रों में मिलते हैं, क्षेत्रों में मिलते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, साल वृक्ष की लकड़ी, साल वृक्ष की लकड़ी हल्की होती है, लकड़ी हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग माचिस, इसलिए इसका प्रयोग माचिस बनाने व माचिस बनाने व लकड़ी के बॉक्स बनाने में किया जाता है। माचिस बनाने व लकड़ी के बॉक्स बनाने में किया जाता है, लकड़ी के बॉक्स बनाने में किया जाता है। अब यहां क्या बात आई है? माचिस क्या बनाई है साथियों? माचिस। तो माचिस अपने यहाँ बनती है इन क्षेत्रों में, उदयपुर मिलती है, अजमेर क्षेत्र आपका अलवर है, यहाँ पे माचिस के कारखाने आपके मिलते हैं। ठीक है, एक और लाइन जोड़ो, साल वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। साल वृक्ष क्या है? गोंद का अच्छा स्रोत है, गोंद मिलता है इससे, जानते हो ना गोंद? ठीक, साल वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। अब एक साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, सर क्या इन वृक्षों में, इन वनों में कोई और वृक्ष नहीं मिलेंगे? अरे मिलेंगे। मैंने क्या बोला कि वृक्ष कभी भी एक वृक्ष, एक तो वन जो होते हैं वो किसी एक वृक्ष के नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन वनों में साल की बात करो, साल में क्या होगा? साल ज्यादा मिलेगा। जब आप बात करो पलाश, पलाश ज्यादा मिलेगा, है ना? उनकी सघनता वहां ज्यादा होगी, इसलिए इसका नाम दे रखा है। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला लिखो चंदन, चंदन वन, चंदन वन लिखें। और लिखें ये कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ क्षेत्र राजसमंद में मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखो चंदन वन और लिखो ये कुंभलगढ़ क्षेत्र राजसमंद में मिलते हैं। कुंभलगढ़ क्षेत्र राजसमंद में मिलते हैं, कुंभलगढ़ क्षेत्र राजसमंद में मिलते हैं। और फिर लिखो नेक्स्ट, चंदन के बाल वृक्ष, छोटा होता है ना पेड़, चंदन के बाल वृक्ष को लट्ठा कहते हैं। चंदन के बाल वृक्ष को लट्ठा कहते हैं। चंदन के बाल वृक्ष को क्या कहते हैं अपन? लट्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? लट्ठा। क्लियर? कंप्लीट है। अब हम चलते हैं यहां से आगे। जब हम वनों की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ में कुछ बात और आएगी यहाँ पे, वन उपज। क्या बात आएगी? राजस्थान के अंदर कुछ आपके उत्पाद हैं जो वनों से प्राप्त हो रहे हैं, उनकी हमको बात यहाँ पे करनी पड़ेगी। वन उपज के अंदर हम बात करें तो क्या क्या हमको मिलता है? जैसे भी हमने एक बात की, गोंद मिलता है। क्या मिलता है? अब गोंद क्या है? बेसिकली गोंद आपका क्या होता है वो बताएगा। गोंद जो है वो पेड़ों का अपशिष्ट है। क्या है वो? पेड़ों का अपशिष्ट, लेकिन पौष्टिक होता है, इसलिए क्या करते हैं इसका उपयोग खाने के लिए करते हैं। और कहाँ का गोंद प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर? चोटन का। कहाँ का गोंद प्रसिद्ध है? चोटन क्षेत्र आपका है, वहां का गोंद आपका प्रसिद्ध है। लिखो साथियों पहला उत्पाद गोंद। देखो वन उपज डालो हेडिंग में, वन उपज, वन उपज। और वन उपज में क्या आएगा? पहला गोंद,
गोंद और लिखो, गोंद में यह वृक्षों का अपशिष्ट होता है, यह वृक्षों का अपशिष्ट होता है, वृक्षों का अपशिष्ट होता है। और लिखो चौहट्टन क्षेत्र, चौहट्टन क्षेत्र गोंद के लिए प्रसिद्ध है, चौहट्टन क्षेत्र गोंद के लिए प्रसिद्ध है। चौहट्टन क्या है साथियों? गोंद के लिए आपका प्रसिद्ध है, जानना। अपने यहाँ जो है ना वो बबूल का गोंद है ना, सबका गोंद अलग अलग पेड़ों का गोंद होता है, उसकी अलग अलग कीमत होती है। आया ना? हमारे यहाँ जो गोंद है अगर अलग अलग पेड़ों का है तो उनके अकॉर्डिंग उसकी रेटों का अंतर आता है। आता कि नहीं आता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, गोंद हमारे यहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके चौहट्टन का प्रसिद्ध है। इसके अलावा और क्या उपज है, याद आपको आ रहा है? आइडिया है किसी को? गोंद तो मैंने बता दिया, इसके अलावा कुछ और सोचो। लकड़ी, ठीक है, और क्या? पलाश के फूल, तो पहले पलाश फूलों को डाल दिया। अच्छा, एक अच्छा इन्होंने बताया, सुनो मेरी बात। पलाश के जो पुष्प होते हैं उसका अपन जो है कलर बनाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं टेसू। क्या बोलते हैं? टेसू। तो पहले के टाइम में ये था कि जब होली आती थी तो उससे पहले आपके जो ये होता था पलाश, उसके जो पुष्प होते थे उनका अपन जो है क्या करते थे, रंग तैयार करते थे। ये तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा वेरी गुड, नहीं चाहता तुम बोलो है, और बोला भी तो क्या बोला? बीड़ी बोला। साहब बीड़ी, मतलब नॉलेज तो रखते हो तुम, है ना? मुझे पता था कि और कुछ बोलो ना बोलो पर तुम बीड़ी जरूर बोलोगे, ठीक है। चलो एक और होगी बीड़ी, एक और बोल ही दो, तुम्हें लिखा दो महुआ, बीड़ी और महुआ, मतलब पीने का। और तुमने जो है व्यवस्था कर रखी है, आ जाओ, है ना? ये तुम दो दो में तो गलती नहीं कर सकते, है ना? अब ये बीड़ी किससे बनती है? तेंदू से। किससे बनती है? तेंदू पत्ता। तो तेंदू जो आपका है, तेंदू पत्ता जो है, ये आपका पत्ता जो है ये किसके काम आता है? बीड़ी बनाने के काम आता है। किसके काम आता है? और राजस्थान के अंदर आपके जो है सरकारी कारखाना किसका? बीड़ी बनाने का, वो कहाँ है? वो है आपका टोंक में मयूर बीड़ी। किस नाम से? मयूर बीड़ी के नाम से आपका ये कारखाना टोंक में है। और यह कारखाना कैसा है? सरकारी है। कैसा है? सरकारी कारखाना है। अब बात ये आती है कि ये तो सरकारी कारखाना है, इसके अलावा प्राइवेट बहुत सारे चल रहे हैं। अपने उदयपुर में भी एक दो कारखाने हैं, है ना? मुझे नहीं पता था, है ना, लेकिन आपको पता होगा। तो देखो, हमने भी तो सुना है ना, हम भी तो कभी ऐसे है कि निकले मार्केट में, सुना तो हमने भी है। तो मुझे आपसे समझ में आया कि ये जो नंबर होते हैं वीडियो के, 30 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, एक कोई बोलेगा, कोई एक बोलेगा, कोई। मैं कह रहा हूं कि ये नंबर क्यों होते हैं? क्वालिटी। अच्छा, ये हो सकता है क्वालिटी, तंबाकू की क्वालिटी वो ज्यादा होती होगी, या उनकी लंबाई में फर्क होता होगा, ये होता है। अच्छा अच्छा, टेस्ट में भी डिफरेंट रहा होगा, है कि हाँ भाई उसका हार्ड है, ये माइल्ड है, मतलब नॉलेज तो कूट कूट के भरा हुआ है? आ जाओ, वापस आ जाओ। मतलब आप जो है वो जवानी दी रहे हो, मुझे पता लग गया है। मतलब आप जो है यहाँ पे इससे दूर रहें, क्योंकि ये धूम्रपान जो है वो क्या होता है? हानिकारक होता है। पर क्योंकि सरकार इसका निर्माण कर रही है, ठीक है, तो इससे सरकार को मिल रहा है रेवेन्यू। एक और सुनो, सरकार बीड़ी बनाने के साथ साथ में सरकार शराब भी बनाती है, और उसको दोनों से रेवेन्यू मिल रहा है। और आप कितना भी ये कह दो कि साहब ये 2 तारीख को भले हम जो है ड्राई डे बनाएंगे, लेकिन काम चल ही रहा आपका, तो जो लोग को पीना वो 1 तारीख को स्टॉक कर लेंगे। आया ना? तो सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन चीजों से हो रहा है आपका। अब आप ये देखो, तेंदू पत्ता जो है, इसके बीच में बातें कर लेते हैं। तेंदू पत्ता जो है साथियों, इसका आपने तो कह दिया कि साहब बीड़ी बना रहे, बिल्कुल सही बात है, बीड़ी आप बना रहे हैं और लोग पी भी रहे हैं।
अब इसी के अंदर आप एक बात समझे, इसका जो फल होता है, इस फल को हम कहते हैं टीमरू। क्या बोलते हैं? इसका जो फल होता है वो फल कहलाता है टीमरू। सिंपल पूछेगा टीमरू क्या है, तो ये जो तेंदुपत्ता है उसका जो तेंदुपत्ता का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष का जो फल लगता है उसे हम कहते हैं टीमरू। और ये टीमरू आपका जो है, इससे हम कहते हैं आदिवासियों का चीकू। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का चीकू हम इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? आपके टीमरू को कहते हैं। और टीमरू बेसिकली क्या है? ये आपके तेंदु जो वृक्ष होता है उसका फल है। उसका क्या है? ये फल है। ये यहाँ का सभी का, तो पत्ते से बड़ी हुई बीड़ी और फल जो है उसे कह रहे हैं आदिवासियों का चीकू। आगे बढ़ते हैं। एक नाम आपने लिया था महुआ। क्या लिया था? महुआ आपने लिया। और जो महुआ है, इससे आप जो है जानते क्या बन रहा है? इससे बन रही है देशी शराब। बात ये हो रही है कि जो महुआ है उसका एक तो होता है फल और एक होता है फूल। पुष्प और फल दो चीजें होती है। आपसे अगर पूछा जाए कि जो शराब बना रहे हो किससे बना रहे हो, पुष्प से या फल से? पुष्प वाले कौन कौन? नॉलेज तो है। और जो फल वाले वो कौन कौन? तो फल वाले हैं। ठीक। तो जो आपका पुष्प है उस पुष्प से बनती है शराब, और जो आपका फल है, इस फल का हम उपयोग करते हैं पशुओं के दवाई के लिए। पशुओं की दवाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका तेल निकलता है, ठीक है। और मार्केट खाते में मीठा लगता है, खाने में फल कैसा लगता है इस महुआ का? खाने पर फल जो है इसका है वो मीठा लगता है। किसने खाया है? मैंने एक बार खाया, मतलब इतना अच्छा लगता है लेकिन वो बेकार होता, टेस्ट मीठा है। मैंने ये कहा था मैंने खाया है, मैंने ये नहीं कहा मैंने पिया है। क्या करना चाहिए? आ जाओ आ जाओ। क्या कर रहे हैं? पशुओं की दवाई। क्या बना रहे हैं? पशुओं की दवाई के लिए इसका उपयोग हम कर रहे हैं। अब एक बात समझो, जो महुआ आपका है इससे हम एक नाम दे रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष। क्या कह रहे हैं इसको अपन? आदिवासियों का कल्प वृक्ष इसे हम कहते हैं, क्योंकि इससे इनको जो है एनर्जी मिल रही है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष। और इससे एक और बात करते हैं, जो महुआ आपका है इसका एक नाम भी हम और ऐड कर लेते हैं। ये जो आपका महुआ है इसे हम कहते हैं मधुका लोगोफोलिया। मधुका लोगोफोलिया। मधु मतलब आपका जो मधुशाला किसके लिए कहते हैं? जो पुराने जमाने में जो बाहर होते थे उनको कहते हैं मधुशाला, ठीक है ना। तो ये ना मधुका से आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महुआ। और ये महुआ आपका जो है दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान और पूर्व राजस्थान जो है इन क्षेत्रों में आपका ये मिलता है। ज्यादा जो सघनता है दक्षिण और दक्षिण जो आपका पूर्व राजस्थान है वहां है। और वहीं के जो आपके जो ट्राइब्स हैं वो आपका इससे शराब आपका बनाते हैं। इंपोर्टेंट बात क्या है? इंपोर्टेंट बात यह है कि इसे हम कहते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। ये ध्यान रखना। एक हमने कहा आदिवासियों का चीकू, किसको कहा है? टीमरू को कहा है। एक हम कह रहे हैं कल्पवृक्ष हो जाता है। ये कल्पवृक्ष कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं अपन? महुआ को। किसको कह रहे हैं अपन? महुआ को कह रहे हैं। अब हम चलते हैं एक और बात करते हैं। इसी बेल्ट में एक चीज और मिलती है हमें, बांस। जो बांस आपका ये है, ये मूलतः आपको दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान और पूर्व राजस्थान के अंदर आपको मिलता है। ज्यादा कहां मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है दक्षिण दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर आपका ये ज्यादा मिलता है। जहां बारिश ज्यादा होगी वहां पे ये आपका मिलेगा। अब बात ये आ रही है कि बांस क्या है? पेड़ है कि घास है? घास है। घास वाले कौन कौन? ठीक। पेड़ वाले कौन कौन? वास्तव में ये जो घास है क्या है? ये राजस्थान में मिलने वाली सबसे लंबी घास है, लेकिन इसकी जो है संख्या ज्यादा है। और इसको क्या मान रहे हैं? इसको मान रहे हैं वृक्ष मान रहे हैं, वास्तव में ये है क्या? घास है। ठीक है। ये राजस्थान में मिलने वाली क्या है? सबसे लंबी घास अगर राजस्थान में कोई मिलती है तो कौन सी है? वो आपकी है बांस है। और बांसवाड़ा क्यों पड़ा? तो वो आप जानते हैं, बांस वृक्ष की अधिकता वहां पे और बांस का बिल स्थापित किया। एक और बात हम करते हैं कि आपने बांस के वृक्ष पे जो है काम कर रहे हो। आप बांस के जो वृक्ष हैं उनके विकास के आप जो है काम कर रहे हो, कि जो उनको लगाने की बात आप कर रहे हो।
और उनको लगाने, उनको विकास करने के लिए आप एक चला रहे हो प्रोजेक्ट NABM चला रहे हो। और ये NABM जो आपका लगभग 12 जिलों के अंदर आपका चलाया जा रहा है। ये NABM क्या है? तो ये NABM आपका है नेशनल एग्रो बाम्बू मिशन। आप लोग जो है कहां से कहां रहते हैं? चलो आगे। अब बांस जो है, एक बात समझो, अपने आप तो बांस जो है हम नॉर्मल समझते हैं। आप बांस का उपयोग कैसे कर रहे हैं? बांस होता है खोखला। उत्तर पूर्वी भारत के अंदर आप जो है इसका उपयोग कर रहे हो पाइप के रूप में। जैसे अपने घरों में पाइप जो होता है, क्या करते हैं, पानी जो है एक स्थान से जाता है दूसरे स्थान पे, वैसे ही जो आपका बांस है उसमें क्या करते हैं, पानी उसको आप जो है जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद एक स्रोत से उस आपका जो है वहां तक वह पानी इससे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप वहां पे जो है इसे हम कहते हैं आपका बांस की जो है ड्रिप फार्मिंग वो कहते हैं। इसके अलावा जापान जो है वो इसके ऊपर अच्छा काम कर रहा है। और आप देखो बांस से आप जो है बनाते हैं फर्नीचर। क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। आप जो है घर बना रहे हैं। ठीक है, और बांस का उपयोग अभी आप देखिए और इस पे जो है प्रयास किया जा रहा है। आप बांस से जो है उसके जो रेशे होते हैं उससे कपड़े बना रहे हो। क्या बना रहे हो? कपड़े बना रहे हो। किससे? बांस के रेशों से। तो बांस की जो कृषि करना है वो आसान है। इस वजह से क्या कर रहे हैं, इसका विकास करने के लिए हम जो है यह आपका जो है NABM प्रोजेक्ट आपका चला रहे हैं। तो सीधा आ जाएगा NABM प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो क्या बताएंगे आपका बांस की कृषि से। किससे है? बांस की कृषि से। चलो आगे देखते हैं और भी उत्पाद है आपका। अच्छा, बांस को ध्यान रखना, बांस को हम कहते हैं हरा सोना। क्या बोलते हैं? हरा सोना कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड के नाम से इसको हम जानते हैं बांस को। समझ आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। और क्या मिलता है राजस्थान में? क्या मिलता है? खसखस। खसखस या खस? खसखस और खस में कोई डिफरेंट है या एक ही बात के साथ अलग अलग है? अपन खस की बात करेंगे, वो घास है। मैं जब घास पढ़ूंगा आपको अलग से लिखवा दूंगा। एक और बात करते हैं, जो यहाँ बैठी हुई बालिकाएं वो बताएगी कुछ है और आपके उत्पाद जिससे कुछ बनाते हो आप, हाथ वाथ का कुछ कड़ा वड़ा? हाँ, लड़के बता रहे हैं। लाख। लाख जो है, लाख के क्या बनते हैं? चूड़े बनते हैं। राजस्थान फेमस है इसके लिए, लाख के चूड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और जो लाख है वो किससे बनता है? लाख बेसिकली आपका जो है एक कीड़ा है, उसके लार्वा उसकी जो है लार से बनता है। और जो लाख जो आपका है, इस लाख का जो निर्माण है वो हो रहा है एक कीड़े से, इसका नाम है लेसिफर लक्खा। लेसिफर लक्खा जो आपका है, उसके उस कीड़े से आपका जो है आपका ये लाख बनता है। और लाख के कीड़े को कहां पालते हो? लाख के कीड़े को कहां पालते हो? आप लाख के कीड़े को शहतूत पालते हो? आप लाख के कीड़े को पालते हो बेर। बेर वो पीपल जो होता है उसके वृक्ष पर। ठीक है, और इससे आपका जो है लाख तैयार होता है। उस लाख से हम क्या करते हैं? लाख का चूड़ा बनाते हैं। और ये हमारे राजस्थान जो है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है इसके लिए, लाख के चूड़े के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से कीड़े की बात आई गई तो एक कीड़ा और ले लेते हैं। कौन सा है? रेशम का कीड़ा। कौन सा कीड़ा है? रेशम का कीड़ा। और जो राजस्थान आपका है उसमें रेशम का जो कीड़ा है वो किस पेड़ पे पालते हो आप लोग? एक आप पालते हो शहतूत पे। कहां पालते हो? शहतूत। और एक आप पालते हो अर्जुन। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है आपका, शहतूत व अर्जुन। ध्यान रखना, इसमें क्या करते हो? इस पे आप रेशम के कीड़ों को पालते हो। रेशम के कीड़ों का पालन किस पे करते हैं? तो आप कहेंगे शहतूत और आपका जो अर्जुन है उस पे हम इसको पालते हैं। और आप जानते हैं जो आपका जो कीड़ा है वो कीड़ा क्या करता है? अपने चारों तरफ क्या करता है? लार्वा से क्या करता है? जो आपका जो है रेशा तैयार करता है, और बाद में कुछ हम कहते हैं कुकुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बाद में उसको जो है वो उबालते हैं पानी में, और उसके बाद जो उसका रेशा निकलता है उससे धागा बनाते हैं। हाँ या ना? तो ये आप जो कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? इस पे कर रहे हो। किस पे कर रहे हो? शहतूत और आपका आप कर रहे हैं अर्जुन के वृक्षों में कर रहे हैं। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
अर्जुन पेड़ है। आगे बढ़ते हैं यहां से नंबर 7 पे। और कोई उत्पाद ध्यान में आ रहा है आपके? क्या? पोर्क, पोर्क, आ जाओ। क्रिकेट का बैट लकड़ी हो गई ना वो तो। आ जाओ, इधर आ जाओ। वो अपने पास नहीं है। क्रिकेट का जो बैट बनता है वो बनता है इंग्लिश विलो से। किससे बनता है? इंग्लिश विलो जो आपका लकड़ी है जो कश्मीर में मिलती है। कहाँ मिलती है? कश्मीर में, उससे बनता है। ठीक है, आप यहाँ तो बनाओ ना, नीम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जो ओरिजिनल जो बैट बनते हैं वो किससे बनते हैं? इंग्लिश विलो या कश्मीर जो विलो होता है उससे बनते हैं। अब यहाँ जो बात आपसे कर रहा हूँ, एक ध्यान रखना है यहाँ पे आपका, एक आपका जो है आवल जाड़ी। क्या आपका साथियों है? आवल जाड़ी। आवल जाड़ी जो है इसका जो उपयोग है वो करते हैं अपन किसमें? वो करते हैं चमड़ा सफाई में। किसमें करते हैं? चमड़ा सफाई के लिए आप जो है इसका उपयोग करते हो। किसका? आवल जाड़ी का। और जो ये आवल जाड़ी आपकी है यह मिलती है पाली, सिरोही, पाली, सिरोही और जोधपुर जो बेल्ट है आपका, वहां ये जाड़ी मिलती है। और इसका जो यूज है वो किसमें करते हैं? चमड़ा साफ करने के लिए इसका उपयोग आप करते हो, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एक और उत्पाद आपका है कत्था। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि आपको बेसिक नॉलेज तो है ही है, बीड़ी का नॉलेज है, मऊड़ी का नॉलेज आपको है, तो आपको पान का नॉलेज भी होगा। और पान में क्या लगाते हैं? कत्था लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कत्था लगाते हैं। ठीक है, एक और बात जानना, मैं थोड़ा सा और आपको ले जाता हूँ पीछे वापस से। यहाँ नाम आई गया तो जो महुआ है साथियों, इससे जो आप शराब बना रहे हो इसे हम कहते हैं मऊड़ी। और दक्षिण राजस्थान है वहां इसे कहते हैं पोटली। क्या बोलते हैं? कोई है दक्षिण राजस्थान से? एक क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मऊड़ी और पोटली के नाम से समझ आता करते हैं। अब आ जाओ आप साथियों कत्थे पे। कत्था किससे प्राप्त होता है? खेर वृक्ष से। किससे प्राप्त होता है? जो खेर का वृक्ष होता है उस खेर वृक्ष से आप कत्था प्राप्त करते हो। और ध्यान रखना कि कत्था जो आपका है उसका उत्पादन कौन जाति करती है? कथोड़ी। कौन करती है? कथोड़ी जो जाति है वह इसका उत्पादन करती है। झालावाड़, चित्तौड़ इलाकों में आपको ये जाति मिलती है और उदयपुर के जाडोल क्षेत्र में भी आपको जाति मिलती है जो कत्थे के निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, और कोई उत्पाद ध्यान में आ रहा है आपके? बांस हो गया, चंदन हो गया। एक आप जो है आड़ू, आड़ू जो वृक्ष है, इस आड़ू वृक्ष की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी का उपयोग करते हैं कठपुतली निर्माण में। इसमें करते हैं तो जो कठपुतली आपकी होती है उसका निर्माण आप किससे करते हैं? आड़ू जो वृक्ष होता है उसकी एक आड़ू लड क्या होता है? यू हाँ, लकड़ी काम मिलते हैं। हाँ वही तो करूं। आड़ू, अरे हाँ सुन लो सुन लो सुन लो, आप जो है ये एडू आड़ू जो भी है वो यही है। ठीक है, अगर पूछा, सुनो, पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है तो अगर वहां आता है तो आड़ू ही मिलेगा आपको लिखा हुआ, उसमें आपको उलझना ठीक है नहीं है। अरे हाँ तो वो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, पर ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है कठपुतली निर्माण का जो कार्य है वो उदयपुर में होता है। कहाँ होता है? हालांकि वर्तमान में ये आपका कम हो चुका है, पर कठपुतली का निर्माण का जो कार्य है जो प्रसिद्ध है वो उदयपुर की है। और यहाँ जो लकड़ी आप यूज कर रहे हो कौन सी कर रहे हो? आड़ू की लकड़ी यूज कर रहे हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए अपन यहाँ लिखवा रहे हैं, अदरवाइज नहीं लिखवाता। फिर भी आर्ट एंड कल्चर में जो माने तो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कठपुतली वही आती है, अपने नहीं आती जरूरत में। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। और क्या उत्पाद हमारे पास है? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये उत्पाद हमारे पास जो थे वो हमने देख लिए, जो मूल उत्पाद थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब हमारे पास कुछ घास है। क्या है हमारे पास? कुछ घास है। तो प्रमुख जो घासें हमारे पास है वो कौन कौन सी है? प्रमुख घास में एक घास का नाम आप लेते हैं सेवण। क्या लेते हैं? सेवण घास।
सेवण घास जो आपका है वो इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं सबसे ज्यादा पौष्टिक घास है। क्या है साथियों? ठीक है। और इसका एक नाम आपको पूछता है वैज्ञानिक, लसी यूरुस सिडिकुस। क्या पूछता है? वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो आप बताएंगे लसी यूरुस सिडिकुस के नाम से हम जानते हैं। घासों का राजा कौन है? तो ये है, कौन है आपका? और एक घास कहां मिलती है? मैंने बताया था ये घास कहां मिलती है। आपका जो आंसर है वो फट से आना चाहिए था, लाठी सीरीज में। कहां मिलती है? और इस घास में अंडे कौन दे रहा है? गोडावन दे रहा है। कौन दे रहा है? गोडावन। इससे हम एक नाम और देते हैं, लिलोन। क्या बोलते हैं? लिलोन के नाम से इसको हम जानते हैं। हाँ या ना? तो ये ध्यान रखना, घासों का राजा, घासों का राजा बोल दे तो भी यही है, घासों का राजा कौन है? अब एक और चलते अपन आगे। एक घास हमारे पास और है, धामण। कौन सी है? धामण घास है। धामण घास के लिए सुनना यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी लोग हैं, पहले के समय में अगर उनकी कहीं लग जाती, चोट लग जाती थी, उस चोट यानी उस घाव को भरने के लिए इस घास का प्रयोग करते थे। किसका? धामण का। इसके अलावा हमारे पास और भी घास है, अंजन और करत। ये क्या है साथियों? ये हमारे पास में कुछ अन्य घासें हैं। आगे बढ़ते हैं घासों के अंदर। एक घास का नाम आपने लिया था, खस। क्या लिया था? खस घास कहां मिलती है? खस घास का क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि खस घास जो है किन जिलों में मिलती है। तो वहां पे आप ध्यान रखना, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और आपका जो है करौली, और एक अगर आ जाता है तो टोंक। इन जिलों में आपकी यह घास मिलती है। घास कैसी है? यह सुगंधित है। कैसी घास है? इसकी जो जड़ें होती है, उस जड़ों में क्या होता है? जड़ों में होता है तेल। जड़ जो होती है उसमें क्या होता है साथियों? तेल होता है। और उस तेल का उपयोग करके क्या बनाते हो? इत्र। क्या बनाते हो? इत्र व शरबत। इत्र व शरबत। अब सुनो बात को, खस बड़ा ही महंगा है। इसका जो मूल्य बैठता है वो लगभग 1 लीटर का मूल्य 1 लाख रुपए बैठता है। कितना बैठता है? 1 लीटर का। अब आप जाते हो गर्मी के टाइम में, और गर्मी के टाइम में लाते हो खस का शरबत, जिसकी कीमत बैठती है 125 रुपए लीटर। कितनी बैठती है? तो आप ये सोचो कि आप क्या पी रहे हो? आप केवल पी रहे हो शुगर सिरप। चाशनी है, उसमें कुछ मात्रा में आपका कलर और कुछ मात्रा में इसका जो है कुछ बूंदे डाल रखी होगी इसमें। ठीक है। और हम उसको पी रहे हैं। आप कभी कंटेंट देखना, उसको चेक करना, तो 90% क्या होगा? उस पर शुगर सिरप होगा और उसमें कलर डाल रखा होता है। हाँ या ना? तो इसकी जो कीमत हो कितनी होती है? इतना महंगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये निकलता है। और इसका जो प्रोसेस है निकालने का, वो बहुत ज्यादा टिपिकल आपका प्रोसेस है, जिसमें कम मात्रा में ये आपको जो है इत्र प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। उससे आप क्या बना रहे हो? इत्र बना रहे हो। और क्या बना रहे हो आप? शरबत बना रहे हो। ये ध्यान रखना। खस घास के बाद हम चलते हैं, एक और घास हमारे पास है, मुर घास। कौन सी घास है? मुर घास जो है ये आपकी सबसे ज्यादा सुगंधित घास है। कैसी घास है ये? और ये मिलती है बीकानेर क्षेत्र में। कहां मिलती है? तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सुगंधित घास कौन सी, तो क्या बताएंगे आप? गुर घास। कौन सी बताएंगे? गुर घास बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और घास है एंचा। कौन सी घास है? एंचा घास जो है वो मिलती है आपके केवला देव में। कहां मिलती है? अब ये जो केवला देव मिल रही है, इस घास में जो है पक्षी फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पक्षी फंस जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी घास है जिसमें पक्षी फंस जाते हैं और मर जाते हैं? तो कौन सी है? एंचा। अब मरते कैसे? पक्षी फंस गया, उड़ नहीं पाएगा, तो कोई दूसरा जीव आके तो खा जाएगा। हाँ या ना? और क्या हो जाएगा? पक्षी मर जाएंगे। इसी तरह से एक और घास आपकी है नंबर 7 पे, मोथा। कौन सी घास है? एक घास आपकी है कुट्टू। कुट्टू घास। कौन सी घास है? कुट्टू घास। ये जो आपकी घासें है ये भी कहां मिल रही है? केवला देव में। कहां मिल रही है? और केवला देव में कौन आ रहा है? पक्षी। सही दे रही, सारस। कौन आ रहा है?
जो सारस है उस सारस की प्रिय घास कौन सी है? आपकी मोथा। कौन सी घास है? मोथा जो घास आपकी है वो आपके उस साइबेरियन सारस की प्रिय घास है। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ घासों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये घास आपको याद करने हैं कि हाँ इसका उपयोग क्या है। ठीक है, ये सब किसमें आ रहे हैं? ये सब आपके आ रहे हैं वन उपज में। किसमें आ रहे हैं? सब आपके वन उपज में आ रहे हैं। तो आप डालें हेडिंग में वन उपज। क्या हो गया? क्या हुआ? बराबर है? हाँ ठीक। लिखो देखो वन उपज में पहले लिखो गोंद, लिख दिया था। नेक्स्ट लिखो तेंदुपत्ता। बीड़ी लिख रहा है कौन है? बीड़ी। लिखो तेंदुपत्ता, लिखो तेंदुपत्ता में, और लिखो इसके पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसके पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसके पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। बीड़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट लिखो अगला बिंदु, राज्य में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, राज्य में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना मयूर बीड़ी टोंक है। मयूर बीड़ी टोंक है। मयूर बीड़ी टोंक है। मयूर बीड़ी टोंक है, लिख दिया। नेक्स्ट है, तेंदू के फल को टीमरू कहते हैं। तेंदू के फल को टीमरू कहते हैं। तेंदू के फल को टीमरू कहते हैं। टीमरू कहते हैं। नेक्स्ट को टीमरू को आदिवासियों का चीकू भी कहते हैं। टीमरू को आदिवासियों का चीकू भी कहते हैं। आदिवासियों का चीकू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आदिवासियों का चीकू। किसको कह रहे हैं? टीमरू को। अच्छा, चीकू की खेती होती है अपने राजस्थान में क्या? कहां उगा रहे हो चीकू? और यहाँ उदयपुर में कुछ भाग में होता है, कुछ भाग में, और इसके अलावा आपका माउंट आबू। और माउंट आबू में प्रयास आपने एक और किया था एप्पल की कृषि का। किसका किया था प्रयास? एप्पल का भी आपने प्रयास किया माउंट आबू में। आगे बढ़ो, अगला देखो महुआ। महुआ। अच्छा, महुआ से पहले एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे साथी पूछ रहे हैं आपके कि पलाश जो है उसका जो फ्लावरिंग होती है वो कब होती है? मार्च अप्रैल। जब होली का समय आता है उससे पहले उसके पुष्प आपके खिलते हैं। उन्हीं पुष्पों से क्या कर रहे हैं? रंग तैयार कर रहे हैं। और आप जानते हैं जो पुष्प होते हैं उनका कोई लंबी अवधि नहीं होती है। पुष्प कुछ दिन के बाद में क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक आपके जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो मार्च का जो टाइम पीरियड आपका है उस समय में आपके पुष्प लगते हैं होली के आसपास। होली के आसपास। अगला लिखे महुआ, और लिखे इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष भी कहते हैं। यह दक्षिणी राजस्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान के जिलों में मिलता है। वो पूर्वी राजस्थान के जिलों में मिलता है। पूर्वी राजस्थान के जिलों में मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम मधुका लोगोफोलिया है। इसका वैज्ञानिक नाम मधुका लोगोफोलिया है। मधुका लोगोफोलिया है। मधुका लोगोफोलिया है। इसके पुष्प से
इसके पुष्प से देसी शराब बनी जाती है। इसके पुष्प से देशी शराब बनी जाती है। देशी शराब बनाई जाती है जिसे महुड़ी व पोटली कहते हैं। जिसे महुड़ी व पोटली कहते हैं। जिसे महुड़ी व पोटली कहते हैं। महुड़ी व पोटली कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके फल से तेल प्राप्त होता है। इसके फल से तेल प्राप्त होता है। तेल प्राप्त होता है तथा इसका प्रयोग पशुओं के लिए दवा बनाने में किया जाता है। और इसका प्रयोग पशुओं के लिए दवा बनाने में किया जाता है। पशुओं के लिए दवा बनाने में किया जाता है। दवा बनाने में किया जाता है। जो दवाई होती है, मेडिसिन, वो खिलाते भी हैं पशुओं को। आगे लिखो नेक्स्ट, बांस। बांस और लिखो, बांस लिखो। देखो बांस में, यह राज्य में मिलने वाली सबसे लंबी घास है। राज्य में मिलने वाली सबसे लंबी घास है। बांस को हरा सोना ऑब्लिक ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। बांस को हरा सोना व ऑब्लिक करना ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। हरा सोना ऑब्लिक ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, बांस की कृषि के लिए 2015-16 में 2015-16 में NABM नेशनल एग्रो बांबू मिशन चलाया गया। नेशनल एग्रो बांबू मिशन चलाया गया। कब चलाया गया? 2015-16 में। 2015-16 में नेशनल एग्रो बांबू मिशन चलाया गया। क्लियर? कंप्लीट है सभी का? चलो आगे बढ़ेंगे यहां से। नेक्स्ट लिखोगे लाख। देखो लाख में यह लेसिफर लखा नामक कीड़े से प्राप्त होता है। यह लेसिफर लखा नामक कीड़े से प्राप्त होता है। लेसिफर लखा नामक कीड़े से प्राप्त होता है। इस कीड़े को बेर व पीपल के वृक्ष पे पाला जाता है। बेर व पीपल के वृक्ष पे पाला जाता है। कहां पाल रहे हो? बेर और जो पीपल का वृक्ष है उस पे पाल रहे हो। आप ध्यान रखना किसको पाल रहे हो साथियों? जो आपका लेसिफर लखा कीड़ा है उसको। और इसी में नोट करना, लाख का प्रयोग चूड़ा बनाने में किया जाता है। चूड़ा है ना, चूड़ा बनाने में किया जाता है। ठीक है, चूड़ियां और चूड़ा डिफरेंस होता है, आपको पता है। वैसे तो किया जाता है। अगला लिखो, रेशम का कीड़ा। और लिखो, राज्य में इसे, रेशम का कीड़ा लिखें, राज्य में इसे शहतूत व अर्जुन के वृक्ष पर पाला जाता है। राज्य में से शहतूत व अर्जुन के वृक्ष पर पाला जाता है। इसको भैया, जो रेशम का कीड़ा है उससे राज्य में से शहतूत व अर्जुन के वृक्ष पर पाला जाता है। ठीक है,
चलो पर इससे आगे पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखना। आगे लिखो नेक्स्ट, आवल जाड़ी। आवल जाड़ी, आंवला अलग होता है, आवल जाड़ी अलग होती है। आवल जाड़ी को लिखें। इसका प्रयोग चमड़ा सफाई में किया जाता है। इसका प्रयोग चमड़ा सफाई में किया जाता है। चमड़ा सफाई में किया जाता है, किया जाता है। यह जाड़ी, यह जाड़ी पाली, सिरोही व जोधपुर जिलों में मिलती है। यह जाड़ी पाली, सिरोही व जोधपुर जिलों में मिलती है। पाली, सिरोही व जोधपुर जिलों में मिलती है। कहां मिलती है? पाली, सिरोही व जोधपुर जिलों में मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट लिखें, अगला लिखो कत्था। कत्था, और लिखो कत्था में, यह खेर वृक्ष, खेर वृक्ष, खेर वृक्ष से प्राप्त होता है। खेर वृक्ष से प्राप्त होता है, होता है। राज्य में कत्था निर्माण का कार्य, राज्य में कत्था निर्माण का कार्य, कत्था निर्माण का कार्य, निर्माण का कार्य कथोड़ी जाति, राज्य में कत्था निर्माण का कार्य कथोड़ी जाति द्वारा किया जाता है। कथोड़ी जाति द्वारा किया जाता है, किया जाता है। जो झालावाड़, चित्तौड़ व उदयपुर, जो झालावाड़, चित्तौड़ व उदयपुर जिलों में मिलती है। जो झालावाड़, चित्तौड़ व उदयपुर जिलों में मिलती है। कौन साथियों? कथोड़ी। कहां मिल रही है? झालावाड़, चित्तौड़ और आपका जो उदयपुर का जो क्षेत्र है जाडोल वाला, वहां मिलती है। कौन मिल रही है? कथोड़ी। अगला लिखो नेक्स्ट, आड़ू। और देखो, इसकी लकड़ी का प्रयोग कठपुतली बनाने में किया जाता है। पपेट, इसकी लकड़ी का प्रयोग कठपुतली बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी का प्रयोग कठपुतली बनाने में किया जाता है, किया जाता है। क्लियर? ऐसे आप एक वन का उत्पाद है जिसका उपयोग आप घर में करते हो। अभी तो ठीक है, थोड़े आप उससे उपयोग में लाने लग गए, बाकी आप घर में एक उपयोग करते हो। झाड़ू देखा? झाड़ू, जो झाड़ू बनता है किससे बनता है? खजूर से। किससे बनता है? जो खजूर की झाड़ी होती है, देखो खजूर, एक होता है पेड़ और एक होता है झाड़ियां, उसका जो आपका है क्या बनाया जाता है? झाड़ू बनाया जाता है। लेकिन हमारे घर में आजकल दूसरे झाड़ू आ गए, फर वाले, है ना, उसका उपयोग करते हैं। बाकी पहले के समय में आपके जो झाड़ू बनते थे, जिसको कहते हैं बुआरा बोलते हैं, बुआरी बोलते हैं, उसका उपयोग हम क्या करते हैं? उसको जो बनता है उससे बनता है आपका, उसी से बनता है ना, खजूर से। आगे लिखो नेक्स्ट, प्रमुख घास। प्रमुख घास, प्रमुख घास में लिखो पहला सेवण घास। क्या लिखोगे? प्रमुख घास पहला आ जाएगा सेवण घास। सेवण घास लिखो। वैज्ञानिक नाम लस्सीयूरुस सिडिकुस। वैज्ञानिक नाम लिखेंगे लस्सीयूरुस सिडिकुस। लस्सीयूरुस सिडिकुस, सिडिकुस, लस्सीयूरुस सिडिकुस लिखें। यह राज्य में मिलने वाली सर्वाधिक पौष्टिक घास है। यह राज्य में मिलने वाली सर्वाधिक पौष्टिक घास है। राज्य में मिलने वाली सर्वाधिक पौष्टिक घास है, सर्वाधिक पौष्टिक घास है, जो लाठी सिरिक क्षेत्र में मिलती है।
जो लाठीसरित क्षेत्र में मिलती है, लाठीसरित क्षेत्र में मिलती है। यहां गोडावन इसमें अंडे भी देता है। यहां गोडावन इसमें अंडे भी देता है। कहां देता है अंडे? सेवन घास देता है, बताया था ना। यहां गोडावन इसमें अंडे भी देता है, अंडे भी देता है। नेक्स्ट देखो, सेवन को लीलोन भी कहते हैं, लीलोन। सेवन को लीलोन भी कहते हैं, लीलोन भी कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें आप ऐड करेंगे, देखो, सेवन को घासों का राजा भी कहा जाता है। सेवन को घासों का राजा भी कहा जाता है। क्या कह रहे हो इसको आप? घासों का राजा कह रहे हो। किसको कह रहे हो? सेवन को। किसको कह रहे हो साथियों? सेवन को कह रहे हो घासों का राजा, की पौष्टिक है इसलिए कह रहे हो, ठीक है। अगला देखो, धामन घास। पानी पीना है? लिखो आप इसमें साथियों, धामन घास लिखो। और लिखो, दक्षिण राजस्थान के आदिवासी, इसे पास करता हूं, दक्षिण राजस्थान के आदिवासी, दामन में लिखना है, दक्षिण राजस्थान के आदिवासी अपने गांव मतलब चोट, गढ़ी वाला, गधे वाला नहीं है ना। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी अपने गांव को भरने के लिए इस घास का प्रयोग करते थे। गांव नहीं कह रहा हूं मैं, गांव को भरने के लिए, अरे गांव गढ़ी वाला है ना, को भरने के लिए इसका प्रयोग करते थे, ठीक है, इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखे अगला पॉइंट, देखिए, अंजन व करत भी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अंजन व करत भी घासे हैं। अंजन व करत भी घासे हैं। अंजन व करत भी घासे हैं, क्लियर। अगला लिखो खस घास। क्या लिखोगे? खस घास। खस घास। और देखो, यह सुगंधित घास है। खस घास, खस अलग चीज होती है, खसखस जो है वो अलग होता है। खस जो है वो घास है, खसखस क्या होती है? जो डोडा होता है, फिन का फल होता है, उससे प्राप्त होता दाना, उसे क्या बोलते हैं? खसखस दाना बोलते हैं, या तजारा दाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तजारा दाना भी बोलते हैं। देखो साथियों, खस घास लिखो, यह सुगंधित घास है। इसकी जड़ों से तेल प्राप्त होता है। इसकी जड़ों से तेल प्राप्त होता है। इसकी जड़ों से तेल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग इत्र व शरबत बनाने में किया जाता है। जिसका प्रयोग इत्र व शरबत बनाने में किया जाता है। इत्र व शरबत बनाने में किया जाता है। यह घास सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक व करौली में मिलती है। यह घास सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक व करौली में मिलती है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक व करौली में मिलती है। कौन सी भैया? खस घास, क्लियर। नेक्स्ट देखो, स्पीड ज्यादा है क्या? ठीक, देखो, बुर घास लिखो। और लिखो, यह राज्य में मिलने वाली सबसे सुगंधित घास है। यह राज्य में मिलने वाली सबसे सुगंधित घास है। सबसे सुगंधित घास है, जो बीकानेर क्षेत्र में मिलती है।
जो बीकानेर क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट देखो एंचा घास, क्या आ जाएगा? एंचा घास, एंचा घास। और देखो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है, यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है, यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। इसमें पक्षी फंसकर मर जाते हैं, इसमें पक्षी फंसकर मर जाते हैं, इसमें पक्षी फंसकर मर जाते हैं। मैंने क्या बताया? फंस जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, जब उड़ नहीं पाएंगे क्या हो जाएगा? दूसरे जो जीव हैं उससे खा जाएंगे, है ना। इसे पक्षी फंसकर मर जाते हैं। वह कौन सी घास है जिसमें पक्षी फंस जाते हैं और मर जाते हैं, तो बताएंगे एंचा। अगला लिखो मोथा घास, मोथा घास। और लिखो यह भी केवलादेव मिलती है, केवलादेव में मिलती है। यह साइबेरी सारस की प्रिय घास है, यह साइबेरी सारस की प्रिय घास है, साइबेरी सारस की प्रिय घास है। खाता होगा या बैठता होगा, है ना। प्रिय घास है, लिख दिया। अगला देखो कुट्टू घास, केवलादेव में भी कहां मिल रही है? केवलादेव मिल रही है। कहां मिल रही है? केवलादेव। हो गया यहां तक। तो ये अपने जो है उत्पाद जो थे, वनोपज जो थी आपकी, मैंने आपको वो बता दी। अभी खत्म नहीं हुआ, कहां जा रहे हो? रुक जाओ, बाकी है, अभी समय है। आठ मिनट और पढ़ूंगा मैं, ये स्पष्ट है। आप लोग को लिखा नहीं रहा हूं, पहले सुन लो केवल। एक तो है ना क्रांति, पढ़ाते समय क्रांति नहीं चाहिए। भाई आपके जो है, आप वहां देखते हो, मैं वहां देखता हूं कितना बच रहा है, तुम देखो कितना हुआ है, मैं देखो कितना बच रहा है। मतलब नजरिए का अंतर है, हमारी बात। मैं देखता हूँ कि कितना बच रहा है, ताकि हम जो है कुछ टॉपिक और एक्स्ट्रा कवर कर लें। आप देखते हो कितना हुआ, तब हम निकल रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपका जो है नजरिए का है, थोड़ा सा धैर्य रखो। मेरी बात सुनो, कल जो आपका है, हम, अरे हाँ शांति, देखो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको बता दूंगा, इसके अलावा भी तो अपने लिखना पड़ेगा ना। जैसे मैंने आज दिखाया आपको, वो एक्स्ट्रा था, इसमें तो बहुत कम चीजें दे रखी है, अपने को उसमें कुछ बातें और ऐड करनी पड़ेगी। तो कल अपन जब बात करेंगे उसमें हम जो है, एक तो रिपोर्ट मुझे बतानी है, आपको बता दूंगा। और एक आपका हम कहाँ जाएंगे, वन्य जीव वाले पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वन्य जीव पे जाएंगे। तो यहाँ एक बार हम देख लेते हैं इसको, वन्य जीव को भी। सुन लो बात यहाँ पे, राजस्थान के अंदर जो आपका है, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो काम किए गए हैं, वो भी हम कल जो है, कल वाली क्लास में अपन देखेंगे। अभी अपन जो बात कर रहे थे केवल वनों की बात कर रहे थे, वन्य जीव की बात भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे कि क्या क्या आपने यहाँ पे कर रखा है। देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ दे रखा है कि आपके पास में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 26 आपके पास में क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य आपके हैं। इसके अकॉर्डिंग 36 के आपके पास है कंजर्वेशन रिजर्व आपके पास है, 5 टाइगर रिजर्व आपके पास में है। इसके अलावा अगर आप और देखें यहाँ पे, आपने और भी कुछ काम इसके अलावा आपने किए हैं और आपके पीछे काम और कर रहे हैं। वो कौन कौन से काम आपके बताता हूँ। एक आपका जो काम है वो है, आप जो बात कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है साथियों? वो हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे आपका, तो एक और हमने टाइगर के साथ साथ में एक और प्रोजेक्ट आपने चलाया प्रोजेक्ट, वो है प्रोजेक्ट मस्टर्ड।
और अपन पढ़कर आए थे गोडावन को बचा रहे हैं, मैंने बताया था आपको। गोडावन जो है उसको बचाने का प्रयास आपका किया जा रहा है, और उसके लिए आपने उसके जो अंडे हैं उनको बचाने के लिए आपने हैचिंग सेंटर भी आपने स्थापित किया। गोडावन का आपने कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया, कहाँ किया? जोधपुर जंतुआलय, याद आ रहा है? ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जो है प्रयास कर रहे हो। मैंने बताया था गोडावन आपका वह जीव है जिसको शामिल किया गया है रेड डाटा बुक में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न आपके जो है बनेंगे, ध्यान रखना। और ये जो आपका हैचिंग सेंटर है, यहाँ जो गोडावन का जो है आपके उनके 29 जो चूजे हैं उनका पालन पोषण आपका हो रहा है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन याद रखी है कि हरित जो आपकी मुनिया है, जो चिड़िया आपकी होती है, उसका भी आपका संरक्षण केंद्र अपने उदयपुर में स्थापित किया है। और अपने जो राजस्थान के अंदर बर्ड सेंचुरी जो स्थापित की, वो कहाँ की है? उदयपुर के गुलाब बाग में। कहाँ की है? अपन जब पढ़ेंगे जंतु वाले पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बातें और आपसे करूंगा कि कौन जंतु वाले और उनमें क्या क्या काम आप कर रहे हो। यहां से अपन आगे चलते हैं। कुछ हमारे पास में कंजर्वेशन रिजर्व भी आपके हैं, जिसे हम कहते हैं संरक्षित आपके रिजर्व। वो कौन कौन से नए कौन से आपके एड हुए उनकी बात भी करेंगे। जैसे आपने जो है चलाया है प्रोजेक्ट टाइगर, वैसे ही आप यहाँ चला रहे हो प्रोजेक्ट आपके जो है लेपर्ड। लेपर्ड मतलब क्या हुआ? तेंदुआ। आपके यहाँ पे जो है लेपर्ड ज्यादा है, क्या ज्यादा मिल रहे हैं? लेपर्ड ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपने जो है लेपर्डों के संरक्षण के लिए आपने जो है आपने चलाया प्रोजेक्ट लेपर्ड चलाया है। और इसकी जो शुरुआत आपने की है वो की थी जयपुर के जालाना आमागढ़ से। ये ध्यान रखना, ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है, आ सकता है अपने भी साथ में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और क्या पूछ सकता है। तो अभी आप यहाँ देखो साथियों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा आया है प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब एलिफेंट राजस्थान के अंदर जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते, लेकिन जो एलिफेंट है, जो हाथी यहाँ पे है, उनका संरक्षण किया जाए, उसके तहत आपने ये काम जो है वो किया है। एक आता है वन्य जीव सप्ताह। 2 सप्ताह हैं, एक तो सप्ताह है वन सप्ताह, एक है वन्य जीव सप्ताह। वन सप्ताह मनाते हो जुलाई का पहला सप्ताह, जुलाई का जो पहला सप्ताह है वो वन सप्ताह है। और जो वन्य जीव सप्ताह है वो है अक्टूबर महीने का पहला सप्ताह जो भी आने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसपे आप जो है काम करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आपसे मैं बात कर रहा था चिड़ियाघर और जो आपके जैविक उद्यान है उनकी। राजस्थान के अंदर जैविक उद्यान बनाए गए जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान का जो पहला बायोलॉजिकल पार्क है वो कौन सा है? कौन सा है? नाहरगढ़। राजस्थान का जो पहला जैविक उद्यान है उद्घाटन के आधार पर उदयपुर का सजनगढ़ है। 2015 में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन कौन से आपके जो जैविक उद्यान है हम उनकी बात करेंगे। आपका सजनगढ़ है, आपका माचिया है, नाहरगढ़ आपका है, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम चलते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट कुछ आपके पास में और भी चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करें अभ्यारण्य, कौन से इलाके हैं साथियों? आपके पास में अभ्यारण्य भी है। देखो यहाँ पे आप जो है तो केवल भागने की बात करते हो, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ चीजें और देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप समझ नहीं पा रहे हो किसी चीज को। मुझे बताओ पहली बात तो, जब आप लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे, तनख्वाह आएगी, जैसे 1 तारीख हुई और जैसे मैसेज आता है, कितनी राहत मिलती है पता आपको? मुझे पूछो, ठीक है। 1 तारीख होते ही और जैसे ही वो आता टिंग, और हम देखते हैं हाँ भाई ये मैसेज। सबसे अच्छा जीवन में अगर वो मैसेज है तो वो कौन सा है? वो मैसेज है, तो तुम्हारे भी आएगा। और उसके लिए प्रयास अभी कर लो, अभी जब प्रयास करो तो वो मैसेज आ पाएगा। बाकी फिर वेट करना पड़ेगा कि हाँ सब नेक्स्ट जो वैकेंसी अपनी आएगी उसमें हम करेंगे। तो इसके लिए जितना एफर्ट कर सकते हो करो, ठीक है। तो वो जो तनख्वाह का मैसेज आता है वो सबसे अच्छा मैसेज होता है दुनिया में, उससे अच्छा मैसेज कोई दूसरा नहीं होता है। समझ में आ रही बात? आप लोग जो है एक बात समझो, अपना कम से कम 5 या 8 वर्ष में छोड़ता हूँ ना, इतना तो बैठने बैठना है। क्लास 2 घंटे थी, मुझे पता है टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपको लिखना ज्यादा पड़ रहा है, इसको समझाने वाला टॉपिक है नहीं, समझाने वाली बात कुछ है ही नहीं, फैक्ट है, आपको नोट ही करना पड़ेगा। चलो जाओ, ये तो मन में कुछ कहोगे मेरे लिए।
是这里比较危险。